दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों एक्सेल VBA ट्यूटोरियल का ये मेरा 9वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा प्रोग्रामिंग के कुछ खास चीज़ों के बारे में, जिसमें पहला है वेरिएबल्स। यदि आप प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वेरिएबल्स के बारे में आप जानते ही होंगे। और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये जानना किसी भी प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ना सिर्फ जानना बल्कि उसके बारे में पूरी चीज़ें क्लियर होनी ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं दोस्तों? जब भी हम डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं तो हम दो प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। यानी मैं कहूँ कि दो प्रकार की मेमोरी होती है, क्योंकि कोई भी डेटा को हम मेमोरी में ही स्टोर करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर के फंडामेंटल पार्ट्स हैं, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी हमको अपने डेटा को भविष्य में प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, परमानेंटली स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो हम उन डेटा को फाइल्स के रूप में अपने हार्ड डिस्क पर स्टोर करते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है? एक परमानेंट मेमोरी है। तो हमको जब भी परमानेंटली डेटा स्टोर करनी हो तो हम अपने परमानेंट मेमोरी में स्टोर करते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के दौरान भी हमको बहुत सारे डेटा को टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो मेमोरी फास्ट होनी चाहिए। हमको बहुत ही फास्ट रूप में उन मेमोरी को एक्सेस करनी होती है। ठीक है, तो हमको एक ऐसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जो फास्ट हो और जो परमानेंट ना हो, क्योंकि वो डेटा परमानेंट नहीं होते हैं, वो डेटा बदलते रहते हैं। कैलकुलेशंस के दौरान हम उन डेटा को बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हमको टेम्पररी मेमोरी की ज़रूरत होती है जो फास्ट हो। तो उस टेम्पररी मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से परमानेंट मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से टेम्पररी मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स वास्तव में मेमोरी के कुछ स्पेस हैं। मेमोरी के कुछ स्पेस हैं जिनको हम एक नाम के रूप में अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। उस नाम को ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। जब भी हमें अपने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की मेमोरी में उस डेटा के लिए जितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है उतनी मेमोरी रिज़र्व कर देती है। ठीक है, एलोकेट कर देती है। और वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है वेरिएबल्स में कौन से डेटा टाइप्स हम स्टोर करना चाहते हैं, किस प्रकार का डेटा हम उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। उस डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेमोरी में कितना स्पेस उसके लिए रिजर्व हो। ठीक है, तो वेरिएबल्स का नाम और उसका टाइप जब भी हम डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके साइज के अनुसार वो मेमोरी में उतना स्पेस रिजर्व हो जाता है। अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग साइज की मेमोरी वहाँ पर एलोकेट होती है। ठीक है, तो ये होता है मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल्स के लिए। मेमोरी एलोकेशन को मैं आपको यहाँ पर शीट में एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ये समझिए कि ये हमारा वर्कशीट जो है एक मेमोरी है, और मेमोरी का फॉर्मेट लगभग ऐसा ही होता है। वो भी अलग अलग बाइट्स के रूप में डिवाइड होता है, क्योंकि मेमोरी को हम नापते हैं बाइट्स में, जैसे हम वर्कशीट को नापते हैं सेल्स में। हमारा वर्कशीट क्या है?
तो बहुत सारे सेल्स का समूह है। वैसे ही मेमोरी क्या है, तो मेमोरी बहुत सारे बाइट्स का समूह है ना, उसकी इकाई होती है बाइट्स। जैसे हमारे वर्कशीट की इकाई क्या होती है, सेल्स, ठीक है, हम इन सेल्स में डेटा को स्टोर करते हैं। वैसे ही मेमोरी में हम डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, बाइट्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये वर्कशीट एक मेमोरी है समझ लीजिए, और मैं वेरिएबल्स इसमें डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल के लिए 2 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ये 2 सेल्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने 2 सेल्स ले लिया, ठीक है। ये मेरा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और इसको मैं कुछ नंबर्स भी दे देता हूँ। जैसे इंटीजर वेरिएबल क्या होते हैं, तो छोटे टाइप्स के जो इंटीजर वेरिएबल्स नंबर्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल। तो लॉन्ग टाइप के वेरिएबल्स के लिए 4 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 बाइट्स, ये मैंने 4 बाइट्स ले लिया, और इसको मैंने कलर कर दिया, कोई दूसरा कलर कर देता हूँ, जैसे मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। और इसमें कोई भी मैं बड़ा नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बड़ा नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर डेट, एक डेट वेरिएबल ले लेता हूँ। तो डेट टाइप के डेटा के लिए ज़रूरत पड़ती है 8 बाइट्स की, तो मैं यहाँ पर 8 सेल ले लेता हूँ, ठीक है। और ये 8 सेल का एक मेमोरी एलोकेट हो गया, और इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, ये मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी डेट एंटर कर देता हूँ, जैसे मैं एक डेट एंटर यहाँ कर देता हूँ 2010 और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, और स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए ज़रूरत पड़ती है 10 बाइट्स की। तो यहाँ पर मैं ये 10 बाइट्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये मैंने एलोकेट कर लिया 10 बाइट्स प्लस स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पर मैंने 10 बाइट ले लिया, और यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्रिंग डेटा दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये तो इस प्रकार से वो इसको आप मेमोरी समझिए, कंप्यूटर की मेमोरी समझिए अपने वर्कशीट को। और ये मैंने यहाँ पर उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इनका नाम रख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये इंटीजर वेरिएबल है, तो इस सेल का मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम रख दिया सपोज इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। और इसको मैंने नाम रख दिया लॉन्ग वेरिएबल, ठीक है। इसको मैंने नाम रख दिया डेट वेरिएबल, डेट वेरिएबल, ठीक है। और इसको मैंने नाम रख दिया यहाँ पर, ये एड्रेस दिखा रहा है क्योंकि आपको पता है कि हर सेल का एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस का हम नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने रख दिया str वेरिएबल, ये मैंने इन एड्रेस का, इन सेल्स का नाम रख दिया, ठीक है। अब मैं जब भी इनको एक्सेस करना चाहूँ तो इनके नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही सेम ये मेमोरी पर ऐसे ही एलोकेट होते हैं उनके एड्रेस, और उन एड्रेस का एक नाम हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रख देते हैं, और उस नाम के द्वारा हम उन एड्रेस में लिखे गए डेटा को, उसमें स्टोर किए गए डेटा को एक्सेस करते हैं। मैं आपको एक्सेस करके यहाँ पर वर्कशीट में बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए इसको एक्सेस करते हैं। देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स को हम 3 चरणों में एक्सेस करते हैं, माने उसको यूज़ करने का तरीका है तीन तीन चरणों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला उसका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में उसका नाम और वो कौन से डेटा टाइप्स को स्टोर करेगा, पहला। दूसरा हम उसको असाइनमेंट देते हैं, यानी कि उसको असाइन करते हैं वैल्यू, उसमें वैल्यू एंटर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कर ली, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया, उनको वैल्यू असाइन भी कर दिया, उनका नाम भी दे दिया, ठीक है। अब तीसरा जो चरण होता है, ठीक है, तीसरा चरण होता है उनको एक्सेस करना। पहला चरण क्या है, डिक्लेयर करना, दूसरा चरण उनको वैल्यू असाइन करना, और तीसरा चरण होता है उनको एक्सेस करना। अब मैं उनको एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस करना माने कॉल करना। अब मैं इनको कॉल करना हूँ, कॉल कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर जैसे मैं कॉल करूँगा तो कॉल करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा उसका, तो मैं लिखता हूँ इंटीजर वेरिएबल, ये देखिए आ गया। तो ये उसका वैल्यू यहाँ पर मेरे को रिटर्न कर देता है। यानी इस वेरिएबल में, इस सेल में, अभी मैं यहाँ पे सेल में हूँ लेकिन इसको वेरिएबल समझिए, मैं इसको वेरिएबल बोल रहा हूँ। तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू है मेरे को यहाँ पर मिल गया, उसको कॉल किया तो, ठीक है। दूसरे वेरिएबल को मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। दूसरा है मेरा कौन सा, लॉन्ग, तो लॉन्ग वेरिएबल, ये मेरा लॉन्ग वेरिएबल ये आ गया, ठीक है, लॉन्ग वेरिएबल में जो मैंने स्टोर किया। तीसरा है मेरा डेट वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं डेट वेरिएबल को कॉल करूँगा, डेट वेरिएबल, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूँगा डेट वेरिएबल, ये रहा, ठीक है, ये हमने कॉल किया। अब ये यहाँ पे नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको मेरे को डेट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तब ये आएगा। जैसे कि यहाँ से मैं डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, तो ये मैंने शॉर्ट डेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए डेट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ स्ट्रिंग को, ठीक है, तो str वेरिएबल, ये देखिए। तो इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अब इसी को प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ आपको कि प्रोग्रामिंग में इसको हम कैसे कॉल करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। सेम यही चीज़ है जो मैंने आपको ग्राफिक्स में बताया, वही चीज़ मैं अब आपको अपने कोडिंग में करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं कोड विंडो पर, डेवलपर मेनू में क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिलेगा व्यू कोड या विजुअल बेसिक या अल्टर F11, आप बटन प्रेस करेंगे तो भी कोड विंडो पे पहुँच जाएंगे। ये हमारा कोड विंडो आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया और यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो जब भी आप वेरिएबल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आपको यूज़ करना होगा ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये हर प्रोग्रामिंग में आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि आपने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोडिंग में, वो आपने डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है। यदि आपने डिक्लेयर नहीं किया किसी वेरिएबल्स को और बिना डिक्लेरेशन के आप उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं या बाय मिस्टेक आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपको फट से सिंटैक्स एरर दे देगा। इससे क्या होता है, लॉजिकल एरर से आप बच जाते हैं। हम ऐसे वेरिएबल्स के इस्तेमाल से बच जाते हैं जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो लॉजिकल एरर नहीं होते हैं, लॉजिकल फॉल्ट नहीं होते हैं, हमारे रिजल्ट्स में कोई एरर नहीं होता है, ये सिंटैक्स एरर पकड़ लेता है। यदि आप ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं देंगे तो आप ऐसे वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, तो उसमें लॉजिकल एरर होने के चांसेस होते हैं। तो अच्छी प्रोग्रामिंग ये है कि आप सबसे पहले ऑप्शन एक्सप्लिसिट जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है।
तो ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट होता है। उसके बाद मैं एक सब रूटीन बना लेता हूँ। यहाँ पर सब रूटीन बनाने के लिए सब और सब रूटीन का नाम तो test1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग अपना शुरू करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा सब रूटीन है ये बन के तैयार हो गया और इसके अंदर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। तो मान लो मुझे एक वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही नाम से डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल्स। पहला मेरा क्या था, इंटीजर वेरिएबल, और एज इसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो डीम है ये तो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड है, इसको हम यूज़ करेंगे ही। और इसके बाद वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम है, ये इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ये हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा इस तरह का, और ये स्पेस नहीं होगा इसके नाम में। ठीक है, और उसके बाद ये भी एक कीवर्ड है एज, और इसके बाद एज के बाद हम इस वेरिएबल्स का डेटा का प्रकार लिखेंगे। इस वेरिएबल में हम किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा का प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे। अलग अलग डेटा के प्रकार होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर, लॉन्ग, डेट, स्ट्रिंग, इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा के टाइप्स लिखेंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है डेटा को डिक्लेयर करने का। डीम कीवर्ड, डेटा का वेरिएबल का नाम, एज कीवर्ड और डेटा का टाइप। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब मैंने दूसरा चरण क्या बताया था, दूसरा स्टेप क्या बताया था, इसको वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर असाइन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल का नाम और यहाँ पर इक्वल का साइन, और यहाँ पर हम लिख देंगे उसका डेटा, जो भी डेटा हम उस पर असाइन करना चाहते हैं वो डेटा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो वो डेटा अब यहाँ पर असाइन हो गया। एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, एक्सेस करने का तरीका होगा हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर MSG बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ उसको कॉल करने के लिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम। जब भी मैं इस वेरिएबल का नाम कहीं भी लिखूंगा ये वेरिएबल का वैल्यू वहाँ पर कॉल हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब ये जो सब रूटीन है इसको कॉल करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए मैं एक यूज़र फॉर्म ले लेता हूँ, यहाँ पर यूज़र फॉर्म 1, और यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, यानी कि यूज़र इंटरफेस बना रहा हूँ मैं, क्योंकि यूज़र इंटरफेस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉल कर लिया किसको, test1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल। ठीक है, तो ये मैंने कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा यूज़र फॉर्म है, ये रन बटन मैंने क्लिक किया, ये यूज़र फॉर्म रन हुआ, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए। ठीक है, मैंने वैल्यू वहाँ पर वेरिएबल मैंने वहाँ पर डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया और उस वेरिएबल के वैल्यू को कॉल किया। ये 3 चरण पे मैं वहाँ पे किया और ये आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेरिएबल के बारे में वो है उसका स्कोप, यानी उसका लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग यहाँ पर कोड विंडो पर। तो स्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्कोप 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है लोकल वेरिएबल्स, दूसरा होता है मॉड्यूल लेवल या फॉर्म लेवल वेरिएबल्स, और तीसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल्स यानी कि पब्लिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि जिस सब रूटीन में, जिस फंक्शन में आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो वेरिएबल सिर्फ उसी सब रूटीन या फंक्शंस में अवेलेबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक सब रूटीन बनाया है test1। ठीक है, इस test1 में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया,
ये वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है, ये वेरिएबल सिर्फ इसी सब रूटीन में काम करेगा, दूसरे सब रूटीन में इस वेरिएबल को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, यदि मैं इस नाम से दूसरे सब रूटीन या फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा सेम नाम से, तो वो अलग मेमोरी एलोकेशन में होगा, वो अलग ही वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स, यानी कि जिस सब रूटीन में, जिस फंक्शन में आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल उसी सब रूटीन और फंक्शन में अवेलेबल होगा। दूसरा होता है मॉड्यूल लेवल, या आप कह सकते हैं फॉर्म लेवल, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि इस मॉड्यूल में कोई ऐसा वेरिएबल हो जो इस मॉड्यूल के सभी सब रूटीन्स में, सभी फंक्शन में कॉल किए जा सकें, एक्सेस किए जा सकें, तो मैं उसको डिक्लेयर करूंगा टॉप पे, यहां पर, ना कि किसी सब रूटीन में। देखिए अभी मैं इसको सब रूटीन पे डिक्लेयर किया हूं, तो इसी सब रूटीन में ये अवेलेबल होगा। मैं चाहता हूं एक ऐसा वेरिएबल हो जो सभी सब रूटीन में अवेलेबल हो, तो मैं इसको किसी भी सब रूटीन में डिक्लेयर नहीं करूंगा, बल्कि आउटसाइड में एकदम से टॉप में उसको डिक्लेयर करूंगा, यहां पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट के जस्ट नीचे। ठीक है, तो यहां पर मैं यहां डिक्लेयर कर देता हूं डिम, और यहां पर मैं लिख देता हूं मॉड्यूल, मॉड वेरिएबल, मॉड वेरिएबल मॉड वेरिएबल एज इंटीजर, ये भी इंटीजर टाइप का मैं ले लेता हूं ये। तो ये जो वेरिएबल होगा ये पूरे सब रूटीन्स के लिए होगा। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का स्कोप हो गया। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पर दूसरा सब रूटीन बनाऊं, मान लो यहाँ पर मैं सब रूटीन बना देता हूँ सब टेस्ट 2, ये मैंने सब टेस्ट 2 बना दिया, और उसको यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया मोडी वेरिएबल इक्वल टू 30, यहाँ पर मैंने यूज़ किया, और इसको मैंने MSG बॉक्स कर दिया, और मोड वेरिएबल इसको मैंने प्रिंट करा दिया, और इसी को मैंने यहाँ पर भी वैल्यू दे दिया एक। ठीक है, यहाँ मैंने एक वैल्यू दे दिया, सपोज मोड वेरिएबल इक्वल टू, इसको मैंने दे दिया यहाँ पर 40 इस तरह से, और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये जो वेरिएबल होगा ये दोनों सब रूटीन्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, ये देखिए ये दोनों जगह काम करेगा। तो टेस्ट 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बटन बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक और बटन पे कॉल कर लिया, ये बटन 2 आ गया, यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया टेस्ट 2, कॉल टेस्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको रन किया, ये देखिए, और इसको मैंने, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, MOD होगा ये इस तरह से। ठीक है, और इसको मैंने फिर से रन किया, और यहाँ पर मैं कॉल किया, देखिए 25 आया, ये लोकल वेरिएबल का वैल्यू है ना। और इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल टेस्ट 1 सब रूटीन में काम कर रहा है, इसका वैल्यू 40 आ रहा है, और यही चीज़ यहाँ पर जो दूसरा सब रूटीन है टेस्ट 2 उस पर भी काम करेगा, वहाँ पर इसका वैल्यू दूसरा आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल को हम अलग अलग सब रूटीन्स पर कॉल कर सकते हैं यदि वो मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल हो तो। ये होता है मॉड्यूल लेवल
और लोकल वेरिएबल। अब मैं तीसरे वेरिएबल के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तीसरा लेवल होता है, वो होता है ग्लोबल, पब्लिक, जो कि सभी मॉड्यूल्स में कॉल किए जा सकें। अभी ये दोनों वेरिएबल्स, ये जो लोकल वेरिएबल है और ये जो मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल है, ये सिर्फ मॉड्यूल में ही काम करेंगे। ये तो लोकल वेरिएबल सब रूटीन्स पे काम करेगा, जिस सब रूटीन में डिक्लेयर किए हैं। मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल मॉड्यूल में काम किया करेगा, जिस मॉड्यूल में डिक्लेयर किए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा वेरिएबल हो जो एक मॉड्यूल पर तो डिक्लेयर हो, लेकिन वो सभी मॉड्यूल्स पर काम करे। अभी मेरे पास एक ही मॉड्यूल है, मान लो मेरे पास 10 मॉड्यूल हो, तो मैं मॉड्यूल 1 पर जो वेरिएबल डिक्लेयर करूं वो 10 मॉड्यूल में एक्सेस किए जा सकें, अवेलेबल हो। तो उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं पब्लिक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है लंबा होगा ही, हो सकता है आपके लिए बोरिंग भी हो, लेकिन थ्योरी क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आपको प्रैक्टिकल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा सा पैसेंस के साथ हमको थ्योरी समझनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको अब जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, जो पब्लिक वेरिएबल होता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी मैंने एक मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया। ये मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल अलग अलग सब रूटीन्स में कॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरे मॉड्यूल में कॉल करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक नया मॉड्यूल फिर से इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल 2 आ गया। अब यहाँ पर मॉड्यूल 2 में मैं एक सबरूटीन बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख लेता हूँ ताकि लॉजिकल एरर ना हो, और यहाँ पर एक सबरूटीन मैं बनाता हूँ test3 के नाम से। ठीक है, अब मैं उसको यहाँ पर कॉल करता हूँ। ठीक है, उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। उस वेरिएबल का नाम क्या है, मॉड वेरिएबल इक्वल टू, मैं यहाँ पर कुछ भी दूसरा वैल्यू दे देता हूँ, 20 दे देता हूँ, और इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, MSG बॉक्स, ये मैंने इसको कॉल कर लिया। इस वैल्यू को उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन किया और उस वैल्यू को यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस सब रूटीन को कॉल करने के लिए एक और बटन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बटन बना लिया और उसको यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, ये मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, कॉल test3, ये मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए ये मैंने रन किया। ठीक है, तो ये दोनों बटन्स तो काम करेंगे। ये मैं यहाँ पे देखिए ये काम कर रहे हैं पहले से, ये देखिए। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। ये दोनों में वो वेरिएबल जो हमारा मॉड्यूल लेवल का जो वेरिएबल है वो दोनों में वेरिएबल है, अवेलेबल है, क्योंकि ये दोनों में जो भी मैं सब रूटीन्स बनाया हूँ, दोनों बटन के लिए जो सब रूटीन्स बनाया हूँ, वो दोनों सब रूटीन्स एक ही मॉड्यूल में है। तो वो मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल है, सेम मॉड्यूल में है, तो वो अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे मॉड्यूल में बनाए गए सब रूटीन्स को मैंने यहाँ पे तीसरे बटन में कॉल किया है, तो यहाँ पर एरर आएगा। ये देखिए, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस मॉड्यूल में ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस मॉड्यूल में हमने डिक्लेयर नहीं किया। हमने कहाँ डिक्लेयर किया, हमने डिक्लेयर किया है मॉड्यूल 1 में। ठीक है, और हमने उसको कॉल किया है कहाँ पर, मॉड्यूल 2 में। तो ये यहाँ पर कॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल है। मैं चाहता हूं कि ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है वो मेरा मॉड्यूल 2 में भी अवेलेबल हो, मॉड्यूल 1 में भी हो जहां पर मैंने डिक्लेयर किया है, मॉड्यूल 1 में भी अवेलेबल हो, और मॉड्यूल 2 में भी हो, और अदर जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 11, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, जितने भी मॉड्यूल्स हैं सब में अवेलेबल हो। डिक्लेयर मैं एक मॉड्यूल पे करूं और वो अवेलेबल हो सभी मॉड्यूल्स पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है,
उसके लिए है हमारा हमारा पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, डीम की जगह लिख देना पड़ेगा पब्लिक, बस इतना ही, पब्लिक। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको पब्लिक लिखता हूं ये पब्लिक वेरिएबल हो जाता है, ग्लोबल हो जाता है। यानी आपके इस प्रोग्राम में जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, जितने भी फॉर्म होंगे, उस फॉर्म में और उस मॉड्यूल्स में जितने भी फॉर्म होंगे, जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, सभी में ये वेरिएबल अवेलेबल होगा, सभी में ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है, कैसे, अब देखिए ये काम करेगा। मैंने इसको पब्लिक कर दिया, अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूं और ये तीसरे बटन को मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए आ गया 20, है ना। यहां पर भी ये काम करेगा। ये देखिए मॉड्यूल 1 में भी काम कर रहा है। ये देखिए मॉड्यूल 1 के दोनों बटनों में काम कर रहा है, दोनों सबरूटीन्स पे काम कर रहा है, और ये मॉड्यूल 2 पे भी काम कर रहा है। मैं मॉड्यूल 3 बनाऊंगा, उसमें भी काम करेगा, फॉर्म पे भी काम करेगा। जैसे मैं इस फॉर्म में भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं फॉर्म की बात करूँ, ये मैं फॉर्म पे गया, ये फॉर्म पे आया, ठीक है, सॉरी, ये मैं फॉर्म पे आया और फॉर्म पे सपोज मैं क्लिक इवेंट पर इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको कॉल सबसे पहले एक्सेस करता हूँ, उसको असाइन करता हूँ वैल्यू, मॉड वेरिएबल इक्वल टू 10, ये मैंने किया, और यहाँ पर MSG बॉक्स ये मैंने किया, और मॉड वेरिएबल इसको मैंने कॉल किया। ठीक है, तो ये फॉर्म पे काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, मैं आपको शो करके बता चुका हूँ, ये फॉर्म पे भी काम करेगा। ये देखिए, तो ये मैंने फॉर्म के क्लिक इवेंट पे मैंने किया है, ये क्लिक इवेंट पे, ये देखिए 10। ठीक है, ये मॉड्यूल 2 और ये दोनों बटन जो है मॉड्यूल 1 मैंने पहले ही बता चुका। ठीक है, और ये फॉर्म पे, और दूसरा कोई फॉर्म लूँगा और दूसरा कोई मॉड्यूल लूँगा, उस पर भी ये काम करेगा। एक और फॉर्म मैं यहाँ पर इंसर्ट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए सारा चीज़। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा फॉर्म ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं उसको एक्सेस करके आपको बता देता हूँ। इसके भी क्लिक इवेंट में मैं उसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया वही वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 70 और यहाँ पर दे देता हूँ MSG बॉक्स और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिया, तो ये फॉर्म 2 पे मैंने इसको एक्सेस किया। ठीक है, ये फॉर्म 2 को मैंने रन किया, ये देखिए इसके क्लिक इवेंट में, ये देखिए यहाँ भी ये 70 आ गया। तो जितने भी फॉर्म आप बनाएंगे, जितने भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, उन सभी में ग्लोबल वेरिएबल्स जो होता है, पब्लिक वेरिएबल जो होता है, वो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक वेरिएबल। पब्लिक वेरिएबल के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। जब भी आपको पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप उसको मॉड्यूल पर ही डिक्लेयर करेंगे, ना कि फॉर्म पर। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ और है जो हमने यहाँ पर फॉर्म 2 पे उसको एक्सेस किया है। ये वह यहाँ पर मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट लगाना भूल गया। ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लगाया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल मैंने बनाया, इसको विजुअल बेसिक क्या करेगा, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा अपने आप, क्योंकि मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लगाया। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देगा, लोकल वेरिएबल, और उसको एक्सेस कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन जब मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट लगाऊंगा, उसके बाद भी बिना डिक्लेरेशन के ये एक्सेस कर रहा है यहाँ पर, यानी कि वो कौन सा वेरिएबल एक्सेस कर रहा है, पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर रन करके आपको बताता हूँ। ये मैं भूल गया था, ऑप्शन एक्सप्लिसिट ये मैंने यहाँ पर लगाया, और इसके बाद फिर मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखा रहा हूँ इस फॉर्म को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फिर से रन किया इसको, ये देखिए क्लिक इवेंट पर मैंने कॉल किया, ये देखिए अभी भी काम कर रहा है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर देखिए फॉर्म 2 में यहाँ पर जो सब रूटीन है ना, ये जो फॉर्म
टू का जो क्लिक इवेंट है उस पर मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, फिर भी मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये कौन सा वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है? पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और उसको मॉड्यूल में ही डिक्लेयर करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में वेरिएबल्स के बारे में डिक्लेयर किया, और वेरिएबल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको आनी ही चाहिए ताकि आपको प्रोग्रामिंग में कभी दिक्कत ना हो वेरिएबल्स के मामले में। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी बात वेरिएबल्स के बारे में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और हम आगे और डिस्कस करते रहेंगे। ये मेरा सीरीज़ जारी रहेगा, एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल्स का सीरीज़ जारी रहेगा, और प्रोग्रामिंग्स के बारे में और जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आने वाले अपने कुछ वीडियोस में और डिस्कस करूँगा, और कंट्रोल्स के बारे में भी, जो हमारा वीबीए कंट्रोल्स है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो इस सीरीज़ में आप लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।